हॉस्पिटल क्या होता है, उस दिन रियलाइज किया। जब सरकारी हॉस्पिटल में किसी ने कहा यहाँ पे भर्ती कर दो, आपका पैसा नहीं लगेगा, तो मैं अपनी मदर को लेके गया 11:30 बजे, और 11:45 का तक टाइम हो गया था। वहां पे फॉर्म भरना पड़ा, क्या करना पड़ा, और मदर ने बोला कि भाई एक गिलास पानी पिला दो, लास्ट मोमेंट है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ठीक हो जाएंगी। अब मैं हॉस्पिटल तक ले आऊं, कभी ऐसा सोचा नहीं कि जिसको मैं लेकर आ रहा हूं अब वो शायद उनका आखिरी मोमेंट था, आखिरी पल था। और मैंने अपनी मदर को गिलास पिलाया, अपनी मदर के पास में बैठा, स्ट्रेचर में लेके मैं हॉस्पिटल के अंदर ले गया। फिर डॉक्टर साहब ने 10 सेकंड के बाद आके उन्होंने आके देखे, बोला कि आपकी मदर इस दुनिया में नहीं रही। उस टाइम मुझे लगा कि यार पैसा कमाना कितना जरूरी है, और एक गरीब आदमी, कॉमन आदमी कोई वैल्यू नहीं होती, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं सारी रात वहां पे रोया, और सुबह निकलने का इंतजार किया कि रात के 12-1 बज चुके थे, और सुबह हम वहां से लेके गए। और मदर ने बस एक ही बात मुझे लास्ट मोमेंट पे कही थी कि बेटा हमेशा अपना हाथ जो है ना गिविंग एटीट्यूड रखना, ऐसे मत रखना लाइफ में, और अगर मुझे कुछ हो जाता है इस हॉस्पिटल में तो आप घर मत जाना, कहीं भी चले आना। तो हमारा घर कुछ ऐसा इस कंडीशन में था नहीं, तो हमारे में क्या एक जमात लाइन होती है, और मैं 40 दिन के लिए जमात में चला गया। मैं वहां से अपनी मदर को दफनाने के बाद मैं मस्जिद में जाके सोया, बहुत रोया, उसके बाद मैं जमात में चला गया। वहां से जाने के बाद जब मैं एक दिन लौट रहा था तो सभी लोग मेरे साथी अपने घर पे फोन कर रहे थे अपनी मदर को, और कि मैं आज ये मेरे लिए बनाना, हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था, मैं किसको फोन करता, ना कोई मदर थी, ना मेरी शादी हुई थी, और बहुत बड़ी कंडीशन थी। तो वापस आया, आने के बाद फिर एक दोस्त से मिला, मैंने कहा क्या काम करूं, तो कोई ऐसा काम था। फिर एक ने बोला कि एक के यहाँ ड्राइविंग की जगह खाली है, उनके घर पे एक कमरा है, वो तुम्हें मिल जाएगा, सैलरी कम मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उस कंडीशन में मैंने ड्राइविंग की, और घर का सारा सामान लाना, बच्चे को छोड़ के आना, बहुत सारी चीजें फेस की। और जब भी मैं सैलरी की बात करता था बोलते थे तेरे आगे पीछे कौन है, तू करेगा क्या, पैसे का करेगा क्या। वो सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। और मेरे को जो कपड़े मिलते थे, मैं जिनके जॉब करता था उनके लड़के के कपड़े मुझे पहनने को मिलते थे, कभी शर्ट दे दी, कभी जींस दे दी, कभी पुराने शूज दे दिए, मैं वही पहना करता था, क्योंकि मैं खरीदता नहीं था कपड़े, मैं वही कपड़े पहना करता था। हर कोई मतलब बहुत ज्यादा गरीबी नजर से देखता था। मैं आप लोगों को रियलिटी बात बता रहा हूँ कि पैसा कमाने के बाद क्या लाइफ होती है, क्या एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जो लोग आज उस कंडीशन में बात करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आज फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, और कहते हैं इसे तो हम जानते हैं। वो लोग मेरे को आज घर पे आते, मिलने आते। तो उसी कंडीशन में मोहल्ले वाले बोलते थे यार इसकी शादी कर दो, ऐसे तुम अकेले कब तक रहोगे। कोई बताता था कि हैंडीकैप लड़की हमारे मोहल्ले में, उससे शादी करा दे तेरी। एक बोलते थे कि लड़की की आंख खराब, उससे शादी करा दे। मतलब इस तरह से मेरे को कमेंट कर करके इस तरह से बातें करते थे। फिर बहरहाल मेरी एक शादी होने के बाद फिर मैंने अपने कैरियर स्टार्ट किया। ड्राइविंग ही करता था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस जहाँ पे मैं जॉब करता था वहां से छुटकारा मिला कि वहां से मैं बंदिश से निकला। फिर मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया, और मैंने किराए का मकान लिया, 2500 रुपये महीने किराए का मकान लिया। मेरी वाइफ और हम किराए के एक कमरा था। तो वहां पे अल्लाह का शुक्र है, सुकून से बिल्कुल रिलीफ मिला कि हाँ भाई घर में कोई आ गई है, खाना पका के टाइम पर मिलने लगा, और अपना वर्किंग स्टार्ट की। फिर काम करते करते उसी 2500 रुपये भी मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे, और फिर मुझे रेनेटस वेलनेस जो मिली वो 2018 में मिली। तो जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि एक कंपनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो रेनेटस नोवा जो प्रोडक्ट है, जैसा इसमें बताया जा रहा था कि इसमें ऐसे लोगों को फायदा है, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि मेरी माँ में से ये कहती थी कि कोई ऐसा काम करना जो लोगों को फायदा पहुंच सके। तो मुझे ये प्रोडक्ट क्लिक कर रहा था। तो मैंने कहा इस प्रोडक्ट को अगर ऐसी बात है तो हम काम करते हैं। मैं रातों को ज्यादा लोगों के पास जाता था, लोग मुझे समझा के भगाते करते थे कि ये ड्राइवर आदमी हमें समझाने आया, तू कब से डॉक्टर बन गया। मैं बोलता था एक सप्लीमेंट इसके बारे में, फायदे की चीजें, अच्छी चीजें खा लो, ले लो। तो कहते हैं कि तूने खाया, मैंने कहा हाँ मैं खा रहा हूँ। पहले ना तो कोई स्टॉक पॉइंट होता था, ना पहले ऐसे कोई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थी, जैसे कि आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हैंड टू हैंड प्रोडक्ट मिल जाता है। पहले ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलता था। पहले प्रोडक्ट हमारे पास 15 से 20 दिन में 2 बॉटल आती थी, और मैंने बड़ी मुश्किल से
₹2000 वाले अरेंजमेंट करे थे, क्योंकि मैं रात को भी ओवर टाइम लगाने के बाद मैक्सिमम ₹300 से ज्यादा नहीं कमाता था। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ₹10,000 से ज्यादा इकट्ठे देखे ही नहीं थे। जब मैं ड्राइविंग करता था, मैं किसी के जब गाड़ी लेके जाता था, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते। मेरे पास आज भी जो नंबर है वो ड्राइविंग वाला नंबर है, आज भी कॉल आ जाती है कि भैया मथुरा चलोगे क्या। आज भी वही नंबर है पुराना, कॉल आती है। तो काफी लंबा टाइम अरसा दिया मैंने, 15 साल ड्राइविंग को दिए। उसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ हर साल मकान चेंज करना पड़ता था। मकान मालिक परेशान करते थे किराए को लेकर के। मैं किराया कई बार आगे पीछे लेट हो जाता था, कहते भाई तुम्हारी बस की नहीं तो घर खाली कर दो। मैं मकान चेंज करता था, तकरीबन 10 से 12 मकान हमने चेंज करे, अलग 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 अलग। और ऐसी ऐसी जगह हम रहते थे कि जहां पर गलियों के अंदर नाली का पानी, गंदा पानी घर में आता था। कई जगह ऐसी गंदगी होती थी। और जब मैं नमाज पढ़ने आता था, बस मैं ये सोचता था कि अल्लाह पाक ऐसा घर दे दे कि जिसमें हम साफ सुथरा रहें। और क्योंकि मैं जब सुबह फजर में उठ के नमाज पढ़ने के लिए निकलता था, पानी, बारिश होती थी, इतना पानी भर जाता था नाली का, तो मैं उसमें से ही निकल के जाता था। तो मैं ये फील करता था कि यार ऊपर वाले ऐसा घर दे दे जो अच्छा सा साफ सुथरा, और मैं नमाज पढ़ने भी आराम से जा सकूं। सबसे अच्छी बात क्या है इस कंपनी के अंदर, कि आप लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक काम बड़े आराम से कर सकते हैं, माइंड फ्री हो सकता है। हमारे यहाँ पे रेनेटेस वेलनेस में पार्ट टाइम में लोग इतना कमा लेते हैं कि इतना फुल टाइम में लोग पैसा नहीं कमाते। इस कंपनी की खास बात, हमने काम करना शुरू किया, मेरा पहला पे आउट आया ₹205 का। ₹205 का पे आउट आया। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ₹205 मेरे पास आए हैं। मेरी वाइफ बोली इतना तो तुम एक हफ्ते में एक दिन में कमा लेते हो, ये एक हफ्ते में ₹205 क्या करोगे। मैंने कहा नहीं नहीं, इसके आगे की जो जीरो है ना, मुझे लग रही है कि ये मेरा ₹20,000 का भी पे आउट आएगा, 2 लाख का भी आएगा, 20 लाख का भी आएगा, और 2 करोड़ का भी आएगा। तो सबसे पहले मेरी वाइफ ही मेरे पर हंसी, कहने लगी कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कहाँ से होगा। मैंने कहा नहीं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये इसमें बहुत सारे लोगों का लक जुड़ता है। बहुत सारे लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग जो है ना, वो दुआएं बरकत बहुत काम करती हैं। और हमारी इस कंपनी में कहीं ना कहीं अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोडक्ट पर किसी ने कैसी दुआएं, ऐसी ब्लेसिंग है, हम जिसको भी देते हैं हमें रिजल्ट आता है बढ़िया तरीके से। तो हमने काम करना शुरू किया। तो मेरे घर के पास एक चाय वाला था, वो मुझसे कहता था क्या इन कामों में पड़ गया है, अपना बच्चों को कमा खा ले, और कहाँ इनको उस काम में रह गया, अन्य तो और बेकार हो जाएगा, तेरे जो कमा रहा है वो भी खत्म हो जाएंगे। हमारा जो घर था वो इतना छोटा था, मेरे दोनों बच्चे, मैं, वाइफ, तो हम खिड़की खोल के सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। एक विंडो थी, हमारे घर के आगे कोई ट्रक जाता था, कोई गाड़ी जाती, थोड़ा सा हवा आती थी। इन्वर्टर नाम की हमें पता नहीं था, इन्वर्टर नाम कोई चीज होती है कि भाई जिससे कि लाइट नहीं जाती। बच्चों को रात को मैं गोद में लेके पंखा करता था हाथ में, न्यूज़पेपर लेके। तो मेरी वाइफ बोलती थी सो जाओ, दिन के 4 बज गए, सोते रात तक तुम क्यों नहीं सो रहे। मैंने कहा मेरे बच्चों को नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊं। वो चीज दिल पे लगी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस थी, हर कोई टोन कसता था, गरीबी नजर से देखता था। तो मैं अपनी वाइफ से कहता था कि देखो ये जितने लोग हैं ना, इनकी टोन चेंज हो जाएगी जिस दिन मैं पैसे वाला बनूंगा। मैंने कहा तुम्हें भरोसा है ना। मेरी वाइफ बोली मुझे भरोसा है कि तुम कुछ करोगे। रात को मैं फोन पे कॉलिंग करता था, और हमारे जावेद हुसैन सर ने टेली कॉन्फ्रेंस का सिस्टम निकाला था। तो जावेद सर ने कहा था कि टेली कॉन्फ्रेंस से आप ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कनेक्ट करो और प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन दो, प्लान आप ज्यादा लोगों को बता सकते हो। तो मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया, और मैंने सबसे पहले पंपलेट बनवाए, स्टिकर बनवाए, और ई रिक्शा के पीछे स्टफनी कवर बनवाया। मैं ये भूल गया था कि मेरे ऊपर कोई सीनियर है, मुझे ये सोचना था कि मुझे घर चलाना है, मुझे ये पता था कि मेरे घर में ये चीज लानी है। एक बार मैंने इन्वर्टर वाले से पूछा कि इन्वर्टर कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा 12,000 रुपए में इन्वर्टर आता है। मैंने कहा यार मेरे बच्चे, लाइट चली जाती है तो मेरे बच्चे कम से कम पंखा तो चलता रहेगा ना। हाँ पंखा चलेगा। तो मैंने कहा मुझसे 1,000 रुपए ले लो, मैं आपको हर महीने 1,000 रुपए दूंगा, मेरे घर में इन्वर्टर लगा दो। तो उस इन्वर्टर वाले की आज भी बहुत इज्जत करता हूँ। उस बंदे ने कहा ठीक है मैं आपका इन्वर्टर लगाता हूँ, आप मुझे 1,000 महीना दे देना। आप दोस्तों बिलीव करना, मैंने उसे 1,000 रुपए देता हूँ, उस बंदे ने मेरे घर में इन्वर्टर लगा दिया। उसके बाद मात्र 3 हफ्ते ऐसे हुए थे कि मेरा अगला जो पे आउट आया 3 हफ्ते के बाद, वो मेरा 12,000 रुपए का था, और मैंने इन्वर्टर वाले को पैसे दिए। तो इन्वर्टर वाला बोलने लगा कि भाई तुमने तो 1,000 महीना कह रहे थे, आप एकदम पैसा कैसे दिए। मैंने कहा भाई जो पैसा आए, मैं कर्जा नहीं रखना चाहता। हमारे घर में गैस खत्म होता था, हम 50 रुपए का बाजार से सालन लाते थे, सब्जी लाते थे,
उस 50 रुपए 2 रोटी हम हस्बैंड वाइफ दोनों खा ले करते थे, बच्चे छोटे थे उनके लिए दूध आ जाता था, तो 100 रुपए में हम गुजारा हो जाता था, कर्जा किसी का लेना नहीं था। तो एक माइंड फ्री था कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो छोटे बच्चे कर्जा कहाँ से नहीं उतारेंगे। कुछ लोग होते हैं कि फ्री माइंड हो जाता है कि कर्जा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो मेरी माँ ये सिखाती थी कि बेटा इज्जत की खाओ चाहे आधी खाओ, कर्जा मत चढ़ाओ अपने सर पे। काम किया, उसके बाद मेरा पे आउट 17,000 क्रॉस हुआ, 18,000 हुआ, 20,000 हुआ, 40,000 हुआ, 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 7 लाख रुपए मेरा एक हफ्ते का लेवल क्रॉस हो गया। तो जहां पर हम रहते थे, सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई हम अपना घर खरीदेंगे। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के अंदर मैं पहले व्यक्ति था जो कैश में 2 BHK फ्लैट खरीदा, 2 BHK कैश में फ्लैट खरीदा। और कुछ नॉलेज नहीं थी कि घर वर कैसे खरीदते हैं। बस एक ने कहा कि ये घर कितने का, हमने उसने बोला 35 लाख का, हमने कहा कैश ले ले दे देगा, और हमने पेमेंट दिया उसको और घर खरीद लिया। तो मेरे मोहल्ले के जो लोग थे, मेरे अपने करीब के लोग, रिश्तेदार, वो ये बोलने लगे ये कोई नंबर 2 का काम करने लगा है, ये हराम का काम करने लगा है, और इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और देखना हम तुम्हें बताएंगे इसको पुलिस पकड़ेगी। मतलब मेरी वाइफ को औरतें आती थी, लेडीज आती थी कि भाई तुम्हारा आदमी कोई चोरी चकारी कर रहा है, वो नंबर 2 काम कर रहा है, तुमने घर कैसे खरीद लिया। जब घर नहीं खरीदा था तो मोहल्ले की लेडीज आती थी, मेरी वाइफ को सब्जी देके जाती थी कि हमारी पालक काट देना, हमारी ये सब्जी मूली की सब्जी काट देना। तो मैं बोलता था कि घर में बन रही है दाल, ये सब्जी किसकी काट रही हो तुम। कि मोहल्ले की लेडीज आई हैं, वो कह रही थी ये काट के दे देना। मैंने कहा भाई तुम किसी की नौकर थोड़ी ना हो। तो मैंने उन लेडीजों को बदतमीजी से बोला, उनको बोला कि भाई तुम इनको सब्जी क्यों देके जाती हो। कहने अगर ये खाली रहती है, हमने हमारी सब्जी काट दे। मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि जब आप फाइनेंशियली माइनस में होते हैं ना, जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको गिरा हुआ समझते हैं, वो आपसे वो काम कराना चाहते हैं, आप वही सोचते हैं कि चलो भी हम इसको थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे, हमारा एक काम कर दे। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी का कोई काम मत करना, कोई सब्जी मत काटना, मैं बैठा हूँ अभी। तो मेरी वाइफ बोलती थी कि घर के हालात सही नहीं है क्या, मैं टेलर, मेरी वाइफ सूट सिलती थी कि मैं सूट सिल लूं जिससे कि हमारा घर चल जाए। मैंने कहा अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे मौका दो, अभी तुम कोई प्रेशर मत लो काम करने के लिए, मैं करूंगा सब काम, मैं और टाइम बढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा थोड़ा सब्र रखो। मेरी वाइफ ने कभी, जब मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं देखे तो मेरी वाइफ को लाख रुपए डाइजेस्ट कहां से होगा। फिर हमने 2 BHK फ्लैट खरीदा। वो फ्लैट जो खरीदा था हमने एक मुस्लिम एरिया में खरीदा था, तो वहां भी बहुत कंजेस्टेड एरिया था। और मैंने जल्दी, बहुत सारे लोग कमेंट जब करने लगे कि भाई इस बंदे ने घर खरीद लिया तो कोई नंबर 2 काम होगा, उसी दौरान मुझे लोग नेटवर्क कर कहने लगे सर जब आप पैसा कमा रहे हो तो सर आपके पास कार होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई कार, भाई हमारा सिविल, हमारे नॉलेज में नहीं था कि भाई गाड़ी